अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे बाबर आजम की कप्तानी के बाद अगला कप्तान कौन होगा। बाबर आजम जो कई साल तक पाकिस्तान टीम के कैप्टन रहे, उन पर तनकीद भी होती रही, लेकिन बतौर बैट्समैन उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी रही। बतौर कप्तान कुछ अच्छी और कुछ बुरी परफॉर्मेंसेस भी रही, लेकिन बदकिस्मती से बाबर आजम अपनी इस कप्तानी के दौर में कोई भी बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत सके। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 3 T20 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन किसी में भी पाकिस्तान ट्रॉफी ना जीत सका। इसी तरह से बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने एक ओडीआई वर्ल्ड कप भी खेला, लेकिन पाकिस्तान उसमें भी कोई कामयाबी ना समेट सका, बड़ी कामयाबी और या फिर ट्रॉफी अपने नाम ना कर सका। इसी तरह से बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2 एशिया कप भी खेले, लेकिन बाबर आजम एशिया कप की कोई ट्रॉफी भी ना थाम सके। और यूं बाबर आजम की कप्तानी का दौर और सूरज एक तरह से इस वक्त गुरूब हो गया है। और साथ में मैं आपको बताऊं कि पीएसएल के भी वो कप्तान रहे, पीएसएल में जिन टीमों के वो कैप्टन रहे, उनकी कप्तानी में वो कोई ट्रॉफी ना जीत पाए। ये तमाम तरह सूरत हाल कि बाबर आजम अब कप्तान नहीं रहे। अगले कप्तान के लिए मोहम्मद रिजवान का नाम आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि पीसीबी ये फैसला कर रहा है। और बाज़ राय ये बताते हैं कि पीसीबी के करता धरता तमाम तर मामलात पर मोहम्मद रिजवान से ही मुसलसल मुशावरत कर रहे हैं, बल्कि कुछ दिन पहले से ही उनसे मुशावरत शुरू कर दी गई थी। और अब अगले कप्तान कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान ही होंगे। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मोहम्मद हारिस का भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान साहब। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो बाबर आजम के इस्तीफे पर कमेंट करें कि इस्तीफा लिया गया या फिर खुद ही इस्तीफा देकर चले गए। देखें, अगर आप लेने की बात करेंगे तो 2023 का जो वर्ल्ड कप था, उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि लिया गया। लेकिन इस मर्तबा बाबर आजम ने ये खुद डिसाइड किया है कि वो कैप्टनसी छोड़ेंगे। आपको पता होगा कि 2-4 रोज पहले कनेक्शन कैंप हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। वहां बाबर आजम को कन्वे किया गया था कि ओडीआई में पाकिस्तान टीम की क़यादत आप जारी रखेंगे, क्योंकि आगे एक बड़ा इवेंट आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी, उसकी तैयारियों का सिलसिला है। फिर एंड टाइम पर कप्तान चेंज करना नहीं चाह रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और जो व्हाइट बॉल टीम के कोच हैं गैरी क्रिस्टन, वो भी बाबर आजम के हक में थे कि बाबर आजम ही कप्तानी करें पाकिस्तान की वनडे फॉर्मेट में। लेकिन उसके साथ साथ वो T20 फॉर्मेट के लिए एक यंग कैप्टन ग्रूम करने के प्लान बना रहे थे, और वही यंग कैप्टन आगे जाके फिर पाकिस्तान की ओडीआईज में कैप्टनसी करेगा। लेकिन शायद बाबर आजम को ये मंजूर ना था, शायद वो दोनों फॉर्मेट की कप्तानी करना चाह रहे थे, या फिर उसकी दूसरी वजह यह है कि बाबर आजम, जो कि आपको पता होगा T20 वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान की यूनिटी नजर नहीं आई। और अभी जो T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्टर थे वहाब रियाज, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, यूनिटी नहीं थी पाकिस्तान टीम में T20 वर्ल्ड कप में। तो जब अपने जो टीम के अंदर रहते हुए लोग ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यूनिटी नहीं थी, तो ये भी एक आंसर हो सकता है बाबर आजम की रेजिग्नेशन का, कि उन्होंने अब जो है वो अनाउंसमेंट की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि बाबर आजम बगैर प्रेशर के एज अ प्लेयर खेलेंगे तो शायद पाकिस्तान को वनडे फॉर्मेट में ज्यादा फायदा हो सकता है, टेस्ट फॉर्मेट में ज्यादा फायदा हो सकता है। T20 में जाहिर है उनकी जो इंटेंट है और जो भी है वो डिबेटेबल है। आप कह रहे हैं कि एज ए बैट्समैन वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उनमें सलाहियत मौजूद है, लेकिन बतौर कैप्टन कुछ उनकी परफॉर्मेंसेस भी हमारे पास मौजूद हैं। इमरान, हम उस पर नज़र दौड़ाएंगे। कुछ स्टैट्स हैं उनके हमारे पास कि वो एज ए कप्तान कैसा परफॉर्म करते रहे, चाहे वो ओडीआई हो चाहे वो T20 हो। मैं अपनी टीम से चाहूँगा कि उनको दिखाएं अपने नाज़रीन को कि किस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं और वो परफॉर्म करते रहे हैं बतौर कैप्टन। इनफरादी तौर पर भी उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं आपके सामने रखते हैं कि बाबर आजम ओडीआई में 43 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की है, जिसमें 26 मैचेस पाकिस्तान जीता, 15 में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, 2 मैचेस का कोई नतीजा ना निकल सका। और यूं इसमें भी उनकी परफॉर्मेंस कदरे बेहतर रही है। और इसी तरह से हम आपके सामने और परफॉर्मेंस रखेंगे कि T20 में बतौर कप्तान बाबर आजम कैसे परफॉर्म करते रहे हैं। तो T20 की परफॉर्मेंस में मजमूई तौर पर बाबर आजम ने 85 मैचेस में पाकिस्तान की कप्तानी की है, जिसमें से 48 मैचेस पाकिस्तान जीता और इनमें से 29 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का
सामना करना पड़ा। 8 मैचेस ऐसे हैं जिनका नतीजा ना निकल सका और मजमूई तौर पर देखा जाए तो बाबर आजम की बतौर कैप्टन परफॉर्मेंसेज बेहतर रही, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बाबर आजम की प्रोफाइल में एक चीज़ ऐड हुई वो ये है कि बाबर आजम कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत सके, चाहे वो ओडी वर्ल्ड कप हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो PSL में किसी टीम के कैप्टन बने। तो इमरान, कैसा देख रहे हैं कि बाबर आजम के जाने के बाद आपने तो ये कहा कि एक अच्छा होगा कि वो बतौर बैट्समैन खेलें, लेकिन ये नहीं चाहिए था कि बाज़ लोग कहते हैं कि बाबर को बहुत पहले ये फैसला कर लेना चाहिए था। देखें, आपके इर्द गिर्द भी कुछ लोग होते हैं जो आपको मशवरे दे रहे होते हैं। अब 2023 के बाद जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि वो कैप्टनसी नहीं करेंगे, गो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दबाव पर थी, लेकिन अब जो उनको शाहीन शाह अफरीदी के पीरियड में जो लोगों ने मशवरे दिए जो है वो दोबारा एक्सेप्ट कर, वो मेरे ख्याल एक बहुत गलत मशवरा था। वहां से अगर बाबर आजम कैप्टनसी कबूल ना करते, अब देखिए ना, एक अगर आप एज अ फ्रेंड बात करें या एज अ ग्रुप बात करें या एज अ फैमिली बात करें, तो एक शख्स शाहीन शाह अफरीदी जिसने आपको कैप्टनसी में भरपूर सपोर्ट किया है, आपकी कैप्टनसी में जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की, मैन ऑफ द मैच के अवार्ड जीते, आपको मैचेस जितवाए उसने, लेकिन जब उसकी कैप्टनसी का वक्त आता है तो आप एक सीरीज के बाद उसकी कैप्टनसी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखें, ये एक नेचुरल चीज है कि शाहीन शाह अफरीदी को ये बात बुरी लगेगी, चाहे वो हम कितना ही छुपा लें कि शाहीन शाह अफरीदी कितना ही बोल रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं एज अ प्लेयर करता हूँ, लेकिन दिल में बात होती है, बुरी लगती है ये बात कि एक शख्स को जब कैप्टन को उन्होंने सपोर्ट किया और दूसरा कैप्टन उनको सपोर्ट नहीं और कर रहा इमरान, है। यहाँ तक मैं आपको रोक रहा हूँ थोड़ा माजरत के साथ, जो काकुल में कैंप हुआ था उसमें जब हमारे ज़राए के मुताबिक इनकी आपस में गुफ्तगू भी हुई, जब कप्तानी के मामला चल रहे थे, तो शाहीन ने इनसे पूछा भी कि अगर आप दोबारा कैप्टन बनना चाहते हैं तो मुझे बता दें, मैं इस दौड़ से बाहर हो जाता हूँ और ख़ुद ही बैकफुट पर चला जाता हूँ। लेकिन उनके सामने बाबर ने कहा नहीं नहीं, मैं कैप्टन नहीं बनना चाहता, लेकिन 3 से 4 रोज़ बाद खबर आती है कि बाबर दोबारा से कैप्टन बन गए। ये भी सारा मामला हुआ जिसकी वजह से शाहीन दिल बर्दाश्त हुए। बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा कि उनका बनता था यहाँ पर, और यहाँ बाबर आजम को बजाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शिकायत करने की उनको एतमाद में लेना चाहिए था कि हाँ, ये फैसला मैंने क्यों किया है, ये दोबारा मैंने कैप्टनसी एक्सेप्ट क्यों की है। देखें, वो तो एक नेचुरल चीज़ है, शाहीन शाह अफरीदी नाराज हुए, लेकिन ये जो भी चीज़ें हुई हैं पिछले 8-10 महीने में या 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, इससे आपकी टीम का शराजा जो है वो पूरा का पूरा बिखर गया। आप 2022-21 में इस टीम को उठाकर देखें, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, ये किस तरह से मैदान में एक दूसरे को सेलिब्रेट करते थे, किस तरह से विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करते थे, और रिजल्ट आ रहे थे, T20 में भी आ रहे थे, टेस्ट में भी बाबर का रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है, 20 में से 10 टेस्ट मैचेस उन्होंने जीते हैं और हम सेमीफाइनल फाइनल तक खेल रहे थे T20 में। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां पर ये डिसीजन हुआ कैप्टन चेंज करने का, या तो फिर आप 2023 के बाद चेंज ही ना करते बाबर आजम को, या 2024 तक कंटिन्यू रहने देते, या 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक कंटिन्यू रहने देते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी इतना दबाव था कि नताइज इतने खराब थे, आप 3 T20 वर्ल्ड कप जब हार जाएंगे, 2 एशिया कप जब हार जाएंगे, 1 ODI वर्ल्ड कप जब हार जाएंगे, तो फिर आपको चेंज करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि बाबर बड़े लकी हैं, पाकिस्तान में एक वर्ल्ड कप के बाद कैप्टन चेंज हो जाता है। आप सरफराज की मिसाल ले लें, उन्होंने 11 सीरीज लगातार जीती हैं, लेकिन 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम बारिश के मैच की वजह से, जो कि बारिश से मुतासिर हुआ मैच और नहीं हो सका श्रीलंका से, उसकी वजह से सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया, उस पर भी सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा दिया गया। तो बाबर आजम तो बड़े लकी थे इस मामले में, वो शायद इसको अपनी मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कि शायद वो अपनी जागीर समझ रहे थे कि मैं कैप्टन नहीं होऊंगा तो मसले होंगे और फिर टीम में मसले होंगे। तो ये थोड़ा सा उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी पाकिस्तान को, खुसूसन उस वक्त जब शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने थे, उनको शाहीन शाह अफरीदी को बैक करना चाहिए था, बल्कि उनको बैक करने के साथ साथ ग्राउंड में उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, उनको मशवरे देने चाहिए थे, उनको कैप्टनसी जिस तरह से अगला आजम। लेकिन यहाँ तो सब उलट हो गया ना इमरान, यहाँ पर तो सब कुछ उलट हो गया। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस तो इस पर मजीद बात करेंगे कि अब अगला कप्तान कौन होगा। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सदीक हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के क़यादत पर अब अगला कैप्टन कौन होगा। इमरान, बाज़ ज़रा ये बता रहे हैं कि अब मोहम्मद रिजवान का नाम आ रहा है और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जैसे आपने भी जिक्र किया कि उनको ऑफ़र किया गया था कि आप सिर्फ ओडीआई तक महदूद रहें और T20 के कैप्टन के लिए कुछ सोचा जा रहा था, लेकिन अब कौन अगला कैप्टन होगा? क्या मोहम्मद रिजवान की तरफ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है? देखिए, अगर आप पाकिस्तान की प्लेइंग 11 खास तौर पे वाइट बॉल की बात करें ना, तो उसमें आपको ऑप्शन जो नजर आते हैं, अब आप मुझे बताइए, अब्दुल्ला शफीक है आपके पास, आपके पास फखर जमान है, आपके पास इमामुल हक है, आपके पास बाबर आजम है जो कि अब नहीं करेंगे, आपके पास रिजवान है, इफ्तिखार है, और आपके 3-4 फास्ट बॉलर हैं जो कि काफी यंग है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम है और 2-3 और फास्ट जो बॉलर हैं आपके। तो मेरा ख्याल है कि इन पूरी प्लेइंग 11 या 15-14 खिलाड़ी अगर हम देखें तो उसमें सबसे बेस्ट चॉइस आपकी मोहम्मद रिजवान बनते हैं, जो कि डिजर्विंग भी हैं। अगर आप डोमेस्टिक में उनके रिकॉर्ड देखें, अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग में उनके रिकॉर्ड देखें, अभी आप हालिया चैंपियंस कप में उनके रिकॉर्ड देख लें, उनकी टीम फाइनल तक गई है, फाइनल में वो नहीं थे, टीम जो है वो हार गई। तो मोस्ट डिजर्विंग अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद रिजवान ही है इसमें, लेकिन उनके साथ साथ आपको एक वाइस कैप्टन लगाना पड़ेगा जो कि क्योंकि मोहम्मद रिजवान भी अब क्योंकि 30-31 के हो गए, तो 3-4 साल अगर वो निकालते हैं तो साथ साथ आपको ग्रूम करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ जिसको वाइस कैप्टन बनाते हैं उसका अगली सीरीज में पता ही नहीं होता कि वो कहाँ चले गए, ड्रॉप हो गए टीम से। देखिए, वाइस कैप्टन उसको होना चाहिए जो आपको पता हो कि हाँ इसकी प्लेइंग 11 में जगह बनेगी, ये परमानेंट स्क्वाड का मेंबर है। आई मीन शादाब खान की परमानेंट जगह ही नहीं बनती है टीम में, तो आप उनको वाइस कप्तान लगा ही नहीं सकते, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो मोहम्मद रिजवान के होते हुए, उनसे फायदा उठाते हुए, उनकी कैप्टनसी से फायदा उठाते हुए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी तक उनको बनाना चाहिए और फिर एक यंग कप्तान उनके साथ ग्रूम करें जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान टीम की क़यादत संभाले, जो कि अगले 5-6-7 सालों के लिए हो और उसकी जो एज है वो इतनी हो कि वो आगे पाकिस्तान को 6-8 साल सर्व कर सके। तो ये बेस्ट होगा पाकिस्तान के लिए। अगर आप इस वक्त, मैं समझता हूं कि अगर आप मोहम्मद रिजवान के अलावा किसी और ऑप्शन में जाते हैं तो टीम में मजीद खराबियां पैदा होगी। नहीं तो जो खराबी है इमरान, जो खराबी पहले से चलती आ रही है कि सब लोग तो ये जो 3-4 नाम डिस्कशन में रहते हैं, ये एक तरह से कहा जाता है कि ये तो सब कप्तानी के उम्मीदवार हैं और कप्तानी के लिए टीम में दौड़ लगी हुई है और लॉबिंग भी की जाती है, खराबी भी है और ग्रुपिंग भी है। तो क्या रिजवान के कैप्टन बनने से ये तमाम जो मसाइल हैं ये ख़त्म हो जाएंगे ग्रुपिंग से रिलेटेड? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर सऊद शकील को कप्तान बनाते हैं तो ये ग्रुपिंग बरकरार रहेगी, अगर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाते हैं तो ये ग्रुपिंग बरकरार रहेगी, फखर जमान को बनाते हैं तो प्लेयर्स कैप्टनसी उनसे लेने की कोशिश करेंगे। एक ही नाम है जो मैं समझता हूं कि जिसकी सब खिलाड़ियों से अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और सबको वो साथ लेकर चल सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी है उनके अंदर कि वो यकजा कर सकते हैं टीम को, वो है मोहम्मद रिजवान। उनकी बाबर आजम से बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, शाहीन शाह अफरीदी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, नसीम शाह की बात करें, आगा सलमान की बात करें, शदाब की बात करें या इमाम की बात करें या अब्दुल्ला की बात करें, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत अच्छे से वो खिलाड़ियों को डील करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में भी देख सकते हैं उनकी कैप्टनसी का अंदाज क्या है, किस तरह से वो खिलाड़ियों को देख के चलते हैं। तो मेरा ख्याल है बेस्ट डिसीजन पाकिस्तान की इंटरेस्ट में यही होगा कि अभी मोहम्मद रिजवान कैप्टन बने और आगे उनके साथ साथ फ्यूचर की प्लानिंग आप करें। मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी के साथ साथ आपने ये टास्क भी देना है। अच्छा, ठीक कह रहे हैं आप। जो फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं उसमें अभी जो नाम एक सामने आ रहा है वो मोहम्मद हारिस का आ रहा है, लेकिन वो T20 फॉर्मेट के लिए आ रहा है। तो आप समझते हैं कि रिजवान को अगर कैप्टन बना दिया जाता है तो फिर दोनों फॉर्मेट का बनाना चाहिए या फिर T20 का कैप्टन अलग से होना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि आपके वाइट बॉल कोच जो हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या चाह रहे हैं। वही मैं बात करूंगा। देखिए, कैप्टन या वाइस कैप्टन आपका वो होना चाहिए जिसको आपको ऑटोमेटिक चॉइस हो, जिसके बारे में ये जहन भी ना जाता हो कि ये टीम से ड्रॉप हो सकता है। अब मोहम्मद हारिस हैं या साइम अयूब हैं या और 2-3 जो यंगस्टर हमारे आगे आ रहे हैं, उसमें हम अभी इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उन पर इतना बिलीव नहीं कर सकते कि वो टीम से ड्रॉप ही नहीं होंगे, उनकी परफॉर्मेंस में ये कंसिस्टेंसी है। आप हारिस के मैच उठा के देखें या साइन के मैच उठा के देखें, वो कंसिस्टेंसी आपको नजर नहीं आ रही। अब मिसाल के तौर पे 8-10 मैचेस में ये दोनों प्लेयर्स नाकाम हो चुके हैं। मैं इंटरनेशनल की बात कर, जी। आप अभी हारिस को कैप्टन बना देते हैं T20 का, अगले 5-6 मैचेस में
चाहे पाकिस्तान की टीम जीत जाए, लेकिन वो बैटिंग में फेलियर उनका आ जाता है हारिस का। फिर आप क्या करेंगे? आपको कोई ऐसा प्लेयर चुनना है अभी इस वक्त जो खुद भी परफॉर्म कर रहा हो, जो फ्रंट से लीड कर रहा हो और पाकिस्तान को फ्यूचर में एक कैप्टन और एक ऐसा प्लेइंग 11 बना के दे जो कि आइंदा 5-6 सालों में। आप देखिए, सरफराज की अच्छे कैप्टन होने की बात इसलिए की जाती है कि 2019 में वो छोड़ के गए, लेकिन जो लड़के वो छोड़ के गए थे टीम में, वो आज तक बैकबोन है पाकिस्तान की। चाहे उसमें आप बात करें इसकी बाबर की बात करें, या इमाम की बात करें, या शदाब की बात करें, या हसन अली की बात करें, या फिर आप किसी भी इमाद वसीम की बात करें जो कि अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप खेले। ये सब उन्हीं के दौर में आए, उन्हीं के दौर में उनको कंसिस्टेंट चांसेस मिले। बाबर आजम भी आज बाबर आजम ही होते अगर उनको 17 टेस्ट मैचेस में कंसिस्टेंट चांसेस ना मिलते। 17 टेस्ट मैचेस के बाद पहला 100 आया उनका। तो ये आपको लेना पड़ेगा रिस्क, ऐसा कैप्टन बनाना पड़ेगा जो आपको टीम भी बना के दे और मुस्तकबिल की क़यादत भी साथ में तैयार होनी चाहिए। अच्छा इमरान, चैंपियंस ट्रॉफी सामने है तो पाकिस्तान को फौरी तौर पर कोई फैसला कर लेना चाहिए, या अभी तो देखें T20 वर्ल्ड कप खत्म हुए और बाबर की कप्तानी में उस टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस रही वो सबके सामने रही। 3 माह के बाद ये फैसला होता है, तो अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि फौरी कोई फैसला करे, या मजीद ये जो हीले बहाने होते हैं, ये इस तरह के जो निज़ाम है, इससे तो पाकिस्तान क्रिकेट को मजीद नुकसान होगा। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी तो बहुत दूर है, आपको कैप्टन अगले महीने चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो आपकी ODI और T20 सीरीज है उसमें आपको कैप्टन बनाना पड़ेगा। और बहुत जल्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बारे में सोचना पड़ेगा। बाबर आजम ने रिजाइन जरूर कर दिया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी, जिसका इशारा भी दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज प्रेस रिलीज में। आपने अगर पढ़ी हो तो उन्होंने कहा कि हम तो उनको बैक कर रहे थे व्हाइट बॉल कैप्टनसी में, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि बाबर आजम दोनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दें। जैसा कि मैंने आपको बताया, कनेक्शन कैंप में ये बात हुई कि बाबर आजम ODI के कप्तान रहेंगे। तो जल्द फैसला करना होगा। T20 में भी मैं समझता हूँ कि अभी आपके पास कोई इतनी सुइटेबल चॉइस है नहीं। शाहीन शाह अफरीदी को अगर आप कप्तान बनाते हैं तो फिर आप वही अपना डिसीजन जो है वो बैकफायर करेंगे, क्योंकि अभी आपने बनाया। लेकिन दूसरी जानिब इमरान, एक और भी मामला है ना, हम देखते हैं कि जब रिजवान की बात आती है तो आपको याद है कि वो एजेंट कंपनी और तलहा का जिक्र होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं रिजवान का भी नाम आता है। तो बाज़ हल्के ये कहते हैं कि इस तरह के ताल्लुकात इनके भी हैं, तो फिर टीम के मामला तो उसी तरह से ही चलेंगे। नहीं, देखें, वो एक एक्सटर्नल चीज है। जो मैंने बात की वो एक इंटरनल मामला है। रिजवान में ये कैपेबिलिटीज है कि वो इन सब चीजों के होते हुए भी खिलाड़ियों को यकजा कर सकते हैं। क्योंकि देखें, मैं तो एज अ जर्नलिस्ट भी उनको लाइक करता हूँ, एज अ फैन भी उनको लाइक करता हूँ कि उनमें ये कैपेबिलिटी है। अब आप मुझे बताइए, मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग लाइन जैसी भी हो, चैंपियंस कप में बॉलिंग लाइन जैसी भी हो, टीम को लड़ाते हुए नजर आते हैं वो। कोई बड़े नाम मुल्तान सुल्तान में, इतने बॉलिंग के बड़े नाम नहीं थे अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पर वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। चाहे उनकी बॉलिंग लाइन कैसी भी हो, चाहे उनका कोई खिलाड़ी फौरन छोड़ के चले जाए, चाहे उनका कोई कॉम्बिनेशन खराब हो जाए, लेकिन वो टीम को आगे लेके जाते हैं। उसमें कोई ना कोई लीडरशिप क्वालिटीज होंगी जब भी वो आगे लेके जा रहे हैं टीम को। तो मैं समझता हूँ बेस्ट डिसीजन होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि अभी बिला ताखीर वो मोहम्मद रिजवान की अनाउंसमेंट करें, ताकि वो भी अपनी प्लानिंग के तहत जो कि सिलेक्शन के मामलात हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में, आप कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जल्द से जल्द इस हवाले से फैसला करना चाहिए, ताकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी हो, उस हवाले से वो बतौर कप्तान भी अपनी मौसर प्लानिंग कर सके। बहुत शुक्रिया इमरान सदीक, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ थे, और हमने बात की है बाबर आजम के इस्तीफे के बाद जो नई सूरत हाल सामने है उसमें नए कैप्टन के हवाले से बात की है। मोहम्मद रिजवान हर तरफ से ऐसी ही आवाज़ें उठ रही हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।